सही, याद सुनो, ह्यूमन जो ब्रेन है, सही, हमारा जो ब्रेन है ये किसका पार्ट है? हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है ये किसका पार्ट है? सही है, तो ह्यूमन ब्रेन इज पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सही, इसे हम कहते हैं, ये कहलाता है मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। हमारी बॉडी का जो मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ना, वो ये है। सारी बॉडी में चीजों को कमांड देना, कंट्रोल करना, सारा हमारे ब्रेन का काम होता है। सही, हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसे मिनी कंट्रोल सेंटर कहते हैं। सही, मिनी कंट्रोल सेंटर स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है, मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ह्यूमन ब्रेन कहलाता है। सही, ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर से पहले यहाँ सुनो, ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है, वेट कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का? 1.3 kg। कितना होता है? 1.3 kg या फिर 1.3 kg और 3 पाउंड। सही, 3 पाउंड। पाउंड किसे कहते हैं? पाउंड लिखेंगे, पाउंड लिखेंगे, 3 पाउंड। पाउंड यूनिट होती है ना, 3 पाउंड लिखते हैं। सही, 3 पाउंड। पाउंड किसे कहते हैं? पाउंड यूनिट है किसकी? मास की। मास की, वेट की नहीं है। वेट भी मास ही होता है जब उसमें ग्रेविटी। वेट भी मास होता है, अच्छा। जब उसमें ग्रेविटी है। वेट की यूनिट क्या होती है बच्चों? वेट की, अल्लाह अल्लाह करो, वेट की यूनिट डब्ल्यू की, हाँ, न्यूटन होती है। ये मास की यूनिट है। सही, मास की यूनिट है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है। हाँ, फोर्स की भी न्यूटन होती है। तो वेट दरअसल फोर्स ही होता है जो जमीन ने लगा रखी। सही है, तो वेट जो है इसका 1.3 kg होता है, 3 पाउंड होता है। थोड़ा बहुत वैरी भी करता है, लेकिन तकरीबन इतना होता है। सही, ह्यूमन वेट 1.3 kg। अब हमारा जो ब्रेन है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मतलब इसका पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इंटरनल पढ़ेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, देखो ह्यूमन ब्रेन ना बाहर से, एक्सटर्नली जो ह्यूमन ब्रेन है 3 चीजों की वजह से प्रोटेक्टेड होता है। सबसे पहले हमारे मौजूद है स्कल। ह्यूमन ब्रेन के अराउंड क्या है? स्कल मौजूद है। उस स्कल की भी एक खास, ये ऊपर वाली हड्डी जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। जो कितनी बोन से मिलकर बनी है? भूल गए? कितने बोन से? 4 नहीं, तुक्के क्यों मार रहे हो? 4 3 से 8 बोन से, 8 बोन से क्रेनियल। सही, स्फिनोइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, इथमोइड, पैराइटल, टेम्पोरल। याद भी कर लो नाम। सही, स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं? स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 8 नहीं होती स्कल में। स्कल में 28 होती हैं। स्कल की बात कर रहा हूं मैं, तो क्रेनियम की बात नहीं कर रहा। स्कल में कितनी बोन्स होती है? 28। उसमें से इसमें कितनी है? 8 है। क्रेनियल बोन्स कितनी थी? 8 थी। तो क्रेनियम जो है सबसे पहले ये है। क्रेनियम को ना हम क्या कहते हैं? क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स। वो बॉक्स शेप का स्ट्रक्चर जिसका ना ब्रेन प्रोटेक्टेड है। सही है, सबसे पहले तो हड्डी है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करी है। इसके बाद क्रेनियम के बाद नेक्स्ट होती है ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन्स, जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। सही, ब्रेन के ऊपर कुछ मेनिंजेस होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये मेनिंजेस होती हैं 3 मेनिंजेस होती हैं। सबसे बाहर वाली जो मेनिंजेस होती हैं उसका नाम क्या होता है? उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। क्या कहा जाता है? ड्यूरा मैटर। इसके बाद वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर। और इस सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? पिया मैटर। सही है, तो 3 जो है हमारे पास मेनिंजेस हैं ब्रेन के। सबसे बाहर तो स्कल है, स्कल ने, हड्डी ने, मतलब क्रेनियम वाले हिस्से ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। दूसरा उसके बाद मेनिंजेस हैं। मेनिंजेस कितनी तरह की हैं? 3। ड्यूरा मैटर, आउटर मोस्ट, मिडल लेयर एरेक्नोइड, और इनर मोस्ट पिया मैटर कहलाती है। इन दोनों के दरमियान में ना, एरेक्नोइड और पिया मैटर के दरमियान में स्पेस होता है, और यहां पर ना एक फ्लूइड पाया जाता है। यहां पर एक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो ब्रेन को कुशन वगैरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। जेली लाइक फ्लूइड है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। ये जो फ्लूइड होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है CSF। सही, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये कहलाता है CSF,
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो तीसरी चीज जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है वो यही है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सही है, तो ये सीएस में मौजूद है जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। अच्छा, एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ना प्रोड्यूस करने वाले एक ब्लड वेसल्स का क्लस्टर होता है जिसे हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। यहां सुन लो, कोरोइड प्लेक्सिस जो है वो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल का पूरा क्लस्टर है जिसके जरिए, जिसकी वजह से ये सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। सही, तो सीएसएफ प्रोड्यूस करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोरोइड प्लेक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोइड प्लेक्सिस। सही है, अपनी बुक में नहीं है, ये दूसरी बुक्स में है, तो याद रखना कोरोइड प्लेक्सिस। तो हमारा ब्रेन का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बस इतना ही है कि सबसे बाहर क्या मौजूद है? स्कल, क्रेनियम जो ब्रेन को आउटर प्रोटेक्शन दे रहा है, इसके बाद क्या है? मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर, और इसके बाद अंदर की तरफ क्या मौजूद है? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद है। इन दोनों के दरमियान में, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में, जो ब्रेन को कुशन लाइक प्रोटेक्शन देगी। सही, अब हमारा ब्रेन देखोगे ना, ऐसे बना लेते हैं। सही, ब्रेन के सबसे बाहर की तरफ ना इस तरह की आउटर मोस्ट होता है स्कल, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। आउटर मोस्ट बोन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करिए, ये कहलाती है स्कल। स्कल के बाद यहाँ पर मौजूद है मेनिंजेस, सबसे बाहर वाली ये जो मेनिंजेस हैं ग्रीन वाली, ये कहलाती है ड्यूरा मैटर। ये कहलाती है ड्यूरा मैटर। इसके बाद एक लेयर है जो कहलाती है एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर, और इसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर है जो कहलाती है पिया मैटर। ये तीन ना मेनिंजेस हैं, और अंदर वाली जो दो हैं इनके दरमियान में यहां पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कहलाते हैं सीएसएफ। सही, इस तरह करके। तो यहाँ देखो, ब्रेन में सबसे बाहर ये रहा स्कल, स्कल नहीं क्रेनियम। ये क्या है? क्रेनियम बोन जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। इसके बाद तीन मेनिंजेस हैं, एक ये ड्यूरा मैटर, एक इसके बाद वाली एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाली पिया मैटर। सही है, और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो क्या कहलाता है? सीएसएफ। सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। सही है, तो ब्रेन कुछ इस तरह से ना आउटर साइड से इस तरह प्रोटेक्टेड होता है, आउटसाइड से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। अब ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये है, जो ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इंटरनली हमने ब्रेन को ना तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। सही, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक कहलाता है फोर ब्रेन, क्या कहलाता है? फोर ब्रेन। एक कहलाता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और एक क्या कहलाता है? हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को इंटरनली ना तीन हिस्सों में हमने इस तरह डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सही है, सबसे पहले जो हमारा फोर ब्रेन है, सही है, फोर ब्रेन जो है फोर ब्रेन के अंदर ना मजीद हमारे पास दो कंपोनेंट है। फोर ब्रेन का एक ये ऊपर वाला कंपोनेंट है, यहाँ मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये ब्लैक वाला पार्ट ना सारा फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का जो एक्सटर्नल पार्ट है, तो ये फोर ब्रेन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, फोर ब्रेन का ये ऊपर वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं
टेलेंसेफेलॉन क्या कहलाता है? ये टेलेंसेफेलॉन, सही, टेलेंसेफेलॉन। ये बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है? टेलेंसेफेलॉन। ये टेलेंसेफेलॉन जो है ये मिलकर बना होता है, इसके अंदर पाया जाता है जो भी टेलेंसेफेलॉन का पार्ट है अंदर का, ये कहलाता है सेरिब्रम। क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है, सही है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी सिंपली ना सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम कितने हैं? 2 हैं, एक राइट सेरिब्रम है इस तरफ और एक लेफ्ट सेरिब्रम है यहाँ पर, सही। इस तरह अगर यूं बाउंड्री बीच में लगा दो, इस तरह करके समझ लो, ये राइट सेरिब्रम है एक तरफ और एक तरफ लेफ्ट सेरिब्रम है, इस तरह समझ लो। तो ये सेरिब्रम होता है, सही है। सेरिब्रम 2 हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये जो सेरिब्रम है दोनों राइट और लेफ्ट जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, सही है। टिश्यूज, एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए जो सेरिब्रम है ये राइट और लेफ्ट हैं, 2 हैं, एक राइट सेरिब्रम और एक लेफ्ट सेरिब्रम। सही, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम 2 हैं। ये जो हमारे पास राइट और लेफ्ट सेरिब्रम है ये टिश्यू के जरिए कनेक्टेड होते हैं। जो वो टिश्यू जो इनको कनेक्ट करता है वो टिश्यू क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटम नहीं, कॉर्पस ल्यूटम कहाँ होता है? सही, हाँ, कॉर्पस कैल्यूसम कहलाता है, सही। वो वहां था, कॉर्पस ल्यूटम कहाँ था? हाँ, वहां पर ओवरीज में जो होता है इसे कॉर्पस कैल्यूसम कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिनको कनेक्ट करके रखता है। तो ये हमारे पास टेलेंसेफेलॉन वाला पार्ट है, सही है। टेलेंसेफेलॉन ये पूरा। टेलेंसेफेलॉन के अलावा यहाँ पर फोर ब्रेन का एक दूसरा कंपोनेंट भी है जो कहलाता है डायएनसेफेलॉन। क्या कहलाता है? डायएनसेफेलॉन। जो डायएनसेफेलॉन वाला पार्ट है वो इंटरनल पार्ट है। टेलेंसेफेलॉन ना सिर्फ एक्सटर्नल, ये ऊपर वाला हिस्सा है। जब हम ये सारी मिनीचेस हटाएंगे तो हमें टेलेंसेफेलॉन नजर आएगा, डायएनसेफेलॉन नजर नहीं आएगा, वो अंदर है। डायएनसेफेलॉन वाला जो पार्ट है इसके मजीद जो है 4 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट हैं? 4, 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है डायएनसेफेलॉन। ये जो 4 कंपोनेंट हैं वो क्या है? एक कहलाता है थैलेमस, एक कहलाता है हाइपोथैलेमस। फंक्शन इनके लिखेंगे, अभी रुक जाओ। हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। इसे भी शॉर्ट से लिख लो, सारे शॉर्ट से लिखे हुए नाम, सही है। तो सेरिब्रम कहाँ था? ये रहा ऊपर। फिर इसके बाद अंदर की तरफ ना यहाँ पर ये 4 स्ट्रक्चर होंगे। ये 4 स्ट्रक्चर मिलके क्या कहते हैं? डायएनसेफेलॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायएनसेफेलॉन। यहाँ पर आ रहा हूँ, ये हमारे पास ये रहा एक कंपोनेंट, ये रहा फर्स्ट कंपोनेंट। इसके बाद ये 3 कंपोनेंट ये रहे। सही, ये 3 कंपोनेंट यहाँ है। ये क्या कहलाते हैं? ये डायएनसेफेलॉन कहलाते हैं, सही। डायएनसेफेलॉन के अंदर है। डायएनसेफेलॉन के जो नीचे वाले 3 कंपोनेंट हैं, नीचे वाले 3 कंपोनेंट यानी हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, इन तीनों को मिलाकर लिम्बिक सिस्टम भी कहा जाता है। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक का मतलब क्या होता है? लिम्बिक का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, नहीं, ये वो लिम्स वाला नहीं है। ये लिम्बिक का मतलब होता है रिंग होता है, सही। हाफ रिंग, रिंग बोलते हैं। तो ये जो 3 है ना, ये 3 स्ट्रक्चर ये हैं, 1 2 3, ये 3 जो रिंग, हाफ रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी इस तरह का दोबारा पार्ट मिलेगा तो ये रिंग बन जाएगी, तो हाफ रिंग को लिम्बिक बोलते हैं। तो इसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्बिक, सही। वहां पर लेबलिंग करते हैं, रुक जाओ। ये हमारे पास पूरा क्या है? फोर ब्रेन। ये क्या है? फोर ब्रेन। फिर इसके बाद है हमारे पास नंबर 2 पार्ट जो है, हेडिंग थी मिड ब्रेन। क्या कहलाता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है हमारे अंदर ना इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता, सही। मिड ब्रेन इतना ज्यादा वेल डेवलप है नहीं, और मिड ब्रेन के अंदर ना कुछ खास कंपोनेंट्स भी नहीं है। मिड ब्रेन से ना बस एक नेटवर्क की फॉर्मेशन शुरू होती है, एक जाल सा बनना शुरू होता है मिड ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। एक नेटवर्क, एक जाल सा बनना शुरू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर ही मतलब जो पार्ट है ना, जो फंक्शनल पार्ट है, वो हमारा मिड ब्रेन खुद ही है। मिड ब्रेन के अंदर कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन खुद ही एक फंक्शनल कंपोनेंट है
जो फंक्शन करता है अलग से। मिड ब्रेन के बाद हमारे पास थर्ड है जो कहलाता है, जगह कहाँ है यहाँ, अच्छा सही यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना सारा फोर ब्रेन है, सही। इसके बाद ये जो रेड वाला पार्ट है ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। इसके बाद है हमारा हाइंड ब्रेन, जो ह्यूमन हाइंड ब्रेन है, यहां लिख लो थर्ड हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन ना अंदर की तरफ है। हाइंड ब्रेन के 3 कंपोनेंट होते हैं, सही। एक कहलाता है हाइंड ब्रेन का कंपोनेंट पॉन्स, एक कहलाता है मेड्यूला ओब्लंगेटा, मेड्यूला ओब्लंगेटा, और एक कहलाता है सेरिबेलम, सही, सेरिबेलम। तो ये 3 पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन देखो मैं यहाँ पर डायग्राम में ग्रीन से बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक कंपोनेंट यहाँ होगा, ये है पॉन्स, ये है मेड्यूला, और सेरिबेलम होता है यहाँ पीछे। इसके नीचे से ना, यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। सही, यहां से नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। अब यहां देखो टोटल अगर देखोगे ना, हमने मिड ब्रेन को 3 कंपोनेंट में डिवाइड तो किया है। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सही है। लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट किस तरह से है, देखो फोर ब्रेन ये रहा, फोर ब्रेन के अंदर क्या है, टेलेंसेफेलॉन, सही है। ये वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, डायएंसेफेलॉन। फिर मिड ब्रेन, यहाँ पर ये रेड वाला पार्ट है, और ये ग्रीन वाले कंपोनेंट है वो सारे क्या है, हाइंड ब्रेन है, सही। टोटल स्ट्रक्चरली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन फंक्शनली ना ब्रेन के टोटल 9 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 9, जो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था ना, उसमें कौन सी क्लास में पढ़ा था, मैट्रिक में था ना, मैट्रिक में था, तो उसके अंदर 9 पार्ट्स थे। ये रहा फर्स्ट कंपोनेंट, ये रहा, इसका नाम क्या है, सेरिब्रम। यहां देखो ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा एक सेरिब्रम, ये रहा। सेरिब्रम 2 होते हैं ना, एक राइट सेरिब्रम और एक लेफ्ट सेरिब्रम, सही है। तो राइट और लेफ्ट ये रहा, तो सेरिब्रम वाला पार्ट ये रहा, राइट और लेफ्ट सेरिब्रम। बात नहीं करो लड़कियों, यहां देखो सेरिब्रम के बाद फिर जो हमारे पास सेरिब्रम पूरा टेलेंसेफेलॉन जो है वो सेरिब्रम से ही मिलके बना। क्या कर रही हो दोनों, क्या कर रही हो, यहां देखो, सही है। टेलेंसेफेलॉन में, टेलेंसेफेलॉन का जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, सेरिब्रम, सही है। अकेला एक ही कंपोनेंट है पूरा टेलेंसेफेलॉन। फिर जो डायएंसेफेलॉन है अंदर इसके अंदर 4 कंपोनेंट थे, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, सही। 1 ये रहा, नंबर 2 थैलेमस, नंबर 3 अमिगडाला, नंबर 3 हाइपोथैलेमस, नंबर 4 अमिगडाला एंड नंबर 5 हिप्पोकैम्पस। यहाँ पर ये नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 जो कंपोनेंट है, यानी हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं, लिम्बिक सिस्टम कहलाते हैं, सही है। इसके बाद आ गया हमारा मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो इतना ज्यादा डेवलप होता नहीं है, उसके अंदर एक नेटवर्क की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर से एक जाल बनना शुरू होता है यहां से, और ये जाल नीचे तक आता है, यहां तक, इस तरह, सही। इसे हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन मिड ब्रेन से स्टार्ट हुई। मिड ब्रेन खुद ही ना एक फंक्शनल कंपोनेंट है, तो इसे नंबर 6 पे हम लोग रख देते हैं। ये मिड ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन, सही है। मिड ब्रेन के बाद लास्ट हाइंड ब्रेन था। हाइंड ब्रेन में कितने कंपोनेंट है, 3। ये जो 3 कंपोनेंट ये रहा 7, 8 एंड 9, 7, 8 एंड 9, सही। ये 3 कंपोनेंट मिलके हमारा हाइंड ब्रेन बनाते हैं। हाइंड ब्रेन के 2 कंपोनेंट नीचे हैं, और लास्ट जो कंपोनेंट है सेरिबेलम वो पीछे है, यहाँ पर पीछे, यहाँ ऊपर की तरफ होता है। जो सेरिब्रम था, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे की तरफ, यहाँ पर बैक साइड पे, सही, यहाँ होता है। तो ये भी याद रखना, तो यहाँ पाया जाता है। तो टोटल हमारे ब्रेन के टोटल 9 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 9, सही है। ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये स्टार्ट मिड ब्रेन से हो रही है। रेटिकुलर फॉर्मेशन स्टार्ट मिड ब्रेन से हो रही है, लेकिन इसके अंदर नीचे वाले 2 कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन में। कौन कौन से 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से 2 कंपोनेंट, ये दोनों 7 और 8, यानी पोन्स एंड मेड्यूला। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में पोन्स एंड मेड्यूला, मिड ब्रेन, तीनों कंपोनेंट आते हैं।
ये तीनों कंपोनेंट किसमें आते हैं? मिड ब्रेन में आते हैं। क्लियर? सही। ये सारा स्ट्रक्चर है कि इस तरह हमारा ब्रेन पाया जाता है। अब इनके फंक्शन लिखेंगे हम, इन सबके फंक्शन है अलग अलग, अलग से करेंगे, हेडिंग वाइज करेंगे। सही, 1 2 3 4 इस तरह करके। सही है, दोबारा सुन लो। ह्यूमन जो ब्रेन है ये हमारे सीएनएस का पार्ट है, मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसका वेट 1.3 kg है या 3 पाउंड है तकरीबन। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने देखा कि बाहर की तरफ सबसे पहले स्कल का पार्ट यानी क्रेनियम है, जिसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ये रहा क्रेनियम जो ब्लैक वाली लाइन है। सही है। इसके बाद क्या मौजूद है? मेनिंजेस हैं, मेम्ब्रेन्स हैं जो 3 है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पिया मैटर। और एरेक्नोइड और पिया मैटर के दरमियान में एक फ्लूइड है जो क्या कहलाता है? सीएसएफ कहलाता है। सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये था। इंटरनल हमने देखा, ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कितने कंपोनेंट है? 2, एक टेलेंसेफेलोन और दूसरा डायनसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन अपर पार्ट है, जो इनर रीजन है वो क्या कहलाता है? डायनसेफेलोन कहलाता है। अपर रीजन में फोर ब्रेन के अपर रीजन का जो पार्ट है वो टेलेंसेफेलोन है, इनर रीजन वाला पार्ट है वो क्या है? डायनसेफेलोन है। जो अपर रीजन वाला पार्ट है टेलेंसेफेलोन, वो किससे मिलके बना है? सेरिब्रम से। उसका ना जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है? सेरिब्रम, जो हमने 1 में रखा है। ये 2 सेरिब्रम होते हैं, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम, और दोनों कनेक्टेड होते हैं एक टिश्यू से जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैल्यूसम कहते हैं। फिर इसका जो डायनसेफेलोन है, अंदर वाला पार्ट है, उसके 4 कंपोनेंट हैं। 4 कंपोनेंट कौन कौन से? ये 2 3 4 5 यानी थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। ये नीचे के जो 3 है, थैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? नीचे क्या क्या है मोबाइल में तुम लोगों के? छोड़ दो, यहां सुन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो। देखो सही है, तो हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, सही है, 3 मिलके क्या कहलाते हैं? लिम्बिक सिस्टम। यानी हम ये भी कह सकते हैं, जो डायनसेफेलोन है वो मिलकर बना है थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम से। सही, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम इन तीनों से मिलकर एक ही बात है। फिर इसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और मिड ब्रेन खुद ही एक फंक्शनल कंपोनेंट है, वो रहा नंबर 6 पे। और रेटिकुलर फॉर्मेशन नीचे तक जाती है। सही, 7 8 तक भी जाती है। हाइंड ब्रेन के 3 कंपोनेंट है, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। पोन्स ये रहा, मेड्यूला ये रहा, सेरिबेलम नीचे नहीं है, सेरिबेलम पीछे है। सही, बैक साइड पे, यहाँ पर सेरिब्रम के नीचे, सेरिब्रम के नीचे। सही, ये रहा सेरिब्रम, ये सेरिब्रम बड़ा वाला पार्ट, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर होगा, बैक साइड पे होगा। तो ये सेरिब्रम क्या रहेगा? क्या क्या है? एससी कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। सही है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा, उसके ऊपर पोन्स, फिर उसके ऊपर ये मिड ब्रेन और ये सारे स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, इन 3 स्ट्रक्चर को मिलाकर ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन में तीनों आते हैं ना, मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम 1 2 और 3, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ब्रेन स्टेम। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? सही, तो ब्रेन का ये स्टेम वाला पार्ट है, इसमें ब्रेन पूरा होल्ड कर रखा है। ब्रेन स्टेम ने कनेक्ट कर रखा है, अपर ब्रेन को कनेक्ट किया है स्पाइनल कॉर्ड से इसने। सही, तो ब्रेन स्टेम भी लिख लो। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे। पहले फोर ब्रेन के जो पार्ट है, टेलेंसेफेलोन के अंदर यानी जो सेरिब्रम है उसका फंक्शन, फिर डायनसेफेलोन के अंदर जो सारे पार्ट है उनका फंक्शन, मिड ब्रेन का जो फंक्शन, फिर इसके बाद हाइंड ब्रेन के सारे पार्ट्स का फंक्शन। सही, ये हमने पढ़ना है, फिर ये टॉपिक खत्म होगा। बाकी लिखिए आप। अच्छा क्लास, यहाँ देखिए अब इनके ना फंक्शन है। यहाँ देखो, सबसे पहले हमने किया था फोर ब्रेन ना। देखो जो हमारे पास फोर ब्रेन है, फोर सही है। फोर ब्रेन के अंदर 2 कंपोनेंट है। सही है, ये हमारे पास था वो टेलेंसेफेलोन,
टेलेनसेफेलॉन, पहले टेलेनसेफेलॉन करते हैं। सही, टेलेनसेफेलॉन के अंदर एक कंपोनेंट था, फर्स्ट कंपोनेंट, इसका नाम क्या था? सेरिब्रम। क्या नाम था? सेरिब्रम। सही, जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम, ये ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर ना हाईली डेवलप्ड होता है। सही है, हाईली डेवलप्ड होता है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है हमारे अंदर, हाईली डेवलप्ड होता है, यानी वेल डेवलप्ड होता है हमारी बॉडी में बाकी एनिमल्स के मुकाबले में। सही, बाकी एनिमल्स में है लेकिन इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। तो ये हमारे अंदर हाईली डेवलप्ड भी है और ये ना लार्जेस्ट पार्ट भी है। सेरिब्रम है वो क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। सही, तकरीबन 50% हिस्सा ना यही होता है, सेरिब्रम ही होता है। देखो ये सारे छोटे छोटे हिस्से हैं, मिला के ना पूरा ये सेरिब्रम बनेगा। तो तकरीबन, किसका मोबाइल है ये? सही है, साइलेंट पे लगा लो। देखो सही है, तो हाईली हमारे पास हाईली डेवलप्ड है और ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। इसके ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इसे हम कहते हैं, यहाँ सुन लो पहले, इसे कहा जाता है सीट ऑफ इंटेलिजेंस। इसे क्या कहते हैं? सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सही, जहानत की जो चेयर है, जहानत की जो सीट है जहां से इंटेलिजेंस कंट्रोल होती है, वो यही पार्ट है। सही, सेरिब्रम है। जितना वेल डेवलप्ड ये होगा उतना ही ब्रेन उसका अच्छे से फंक्शनिंग करता होगा, सोचता समझता अच्छे से होगा, वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। सही है, इंटेलिजेंट होने का मतलब ये होता है। इसके अंदर भी ना, सेरिब्रम के अंदर ना मजीद होते हैं लोब्स। क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। सही है, अभी लोब्स के हम फंक्शन लिखेंगे, फिर लोब्स के सारे लोब्स के फंक्शन मिला के सेरिब्रम के फंक्शन बन जाएंगे। सही है, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर लोब्स होते हैं। सही है, एक सेरिब्रम में 4 लोब्स होते हैं, दूसरे सेरिब्रम में 4 लोब्स होते हैं, तो टोटल 8 लोब्स हैं, यानी 4 पेयर ऑफ लोब्स हैं। लोब्स कितने हैं? 4 पेयर हैं। सही है, 4 पेयर होते हैं लोब्स के, 4 पेयर होते हैं लोब्स के। एक सेरिब्रम में जो एक लोब होता है उसे हम कहते हैं, सबसे पहले एक लोब है जो फ्रंट साइड पे होता है, वो कहलाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। एक कहलाता है पेराइटल लोब, जो ऊपर की तरफ है, पेराइटल लोब। एक कहलाता है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो साइड पर होते हैं। और एक कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब जो बैक साइड पे होता है। यहां सुनो, सही, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में सही फ्रंट साइड पे जो लोब होते हैं, यहाँ पर 2, ये दोनों लोब कहलाते हैं फ्रंटल लोब। क्या कहलाते हैं? फ्रंटल लोब। सही है, जो पेराइटल होते हैं ये ऊपर होते हैं, ऊपर की तरफ राइट और लेफ्ट 2 लोब जो है ये क्या कहलाते हैं? पेराइटल लोब। जो साइड पे होते हैं कान के ऊपर की तरफ, ये कहलाते हैं टेम्पोरल लोब। और पीछे होते हैं जो यहाँ पर, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीपिटल लोब। इस ऑक्सीपिटल लोब के ही बिल्कुल नीचे ये मौजूद है। सही है, सेरिबेलम। सेरिबेलम की लोकेशन कहाँ है? ऑक्सीपिटल लोब के नीचे। अब इन सारे लोब्स के फंक्शन है। जो हमारे पास फ्रंटल लोब है ये हमें हेल्प करता है सही से थिंकिंग करने में, सोचने में, सोचना समझना इसका काम है। थिंकिंग करना, प्लानिंग करना, सही, प्लानिंग करना इसकी वजह से होता है। इसके अलावा डिसीजन लेना, डिसीजंस वगैरह लेना, ये सारे इसके काम है। इसके अलावा जो फ्रंटल लोब है इसका एक और काम है हमारी बॉडी में स्पीच। सही, स्पीच प्रोडक्शन, आवाज बोलना, सही, स्पीकिंग वगैरह, वो यहाँ से होता है। तो ये सारे काम ना फ्रंटल लोब के, किसके हैं? फ्रंटल लोब के। सही, ज्यादातर प्लानिंग करना, सोचना समझना, थिंकिंग करना, स्पीच बोलना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। पैराइटल लोब जो ऊपर की तरफ है, इसका काम होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करना। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो सेंसरी ऑर्गन से आती है ना, जो हमारे 5 सेंसेस है ना, टच, स्मेल, टच, ये जो होते हैं 5 सेंसेस, टच का सेंस है, टेस्ट का है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस ये कराता है पैराइटल लोब। टेम्पोरल लोब जो है कान की तरफ है, ये हमें हेल्प करता है हेयरिंग में। किसमें हेल्प करता है? हेयरिंग में। सही है, इसके अलावा लैंग्वेज को समझने में भी ये हेल्प करता है। लैंग्वेज, सही, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, लैंग्वेज को समझने में यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब, ये कंट्रोल करता है हमारे विजन को। सही, आईज को कंट्रोल करता है, विजन को कंट्रोल करता है, इंसान के देखने को कंट्रोल करेगा। ये जो हमारे पास फ्रंटल लोब है ना, जहां से स्पीच
प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर एक एरिया है जो आवाज प्रोड्यूस करवाता है फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में एक एरिया जो आवाज प्रोड्यूस करवाता है उसे हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया जो स्पीच प्रोडक्शन करवाता है, सही है, फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया जो स्पीच प्रोडक्शन करवाता है। दूसरा टेम्पोरल लोब में एक एरिया है जो कहलाता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया ये करवाता है लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन, सही है, जबान को समझने में हेल्प करता है ये। तो ये दो एरियाज हैं, ये भी याद रखना, इनके फंक्शन ऊपर लिखा है फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब में। बाकी सबके बारे में बस नॉर्मल फंक्शन आपको। तो ये सारे फंक्शन मिला दोगे ना, तो सारे फंक्शन मिला के किसके, सेरिब्रम के। किसके फंक्शन है ये, सेरिब्रम के। तो सेरिब्रम के ये सारे फंक्शन है, सही, थिंकिंग, सोचना, समझना, ये सारी चीजें ये करवा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम किसमें था, टेलेनसेफेलॉन में ना। अब टेलेनसेफेलॉन के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डायनसेफेलॉन, सही है, डायनसेफेलॉन। इनको इस तरह कर लो, ये ए टेलेनसेफेलॉन, बी डायनसेफेलॉन, और ये 4/1 पहला पार्ट। जो डायनसेफेलॉन है, सही, डायनसेफेलॉन के अंदर कंपोनेंट है, नंबर 2 वाला कंपोनेंट से स्टार्ट था। दूसरा कंपोनेंट क्या था, थैलेमस। कंपोनेंट क्या था, थैलेमस। थैलेमस जो है ना, ये हमारी बॉडी में रिले सेंटर होता है। इसका काम सुन लो पहले। जो थैलेमस है, थैलेमस ना इंफॉर्मेशन को, जो भी सिग्नल वगैरह आते हैं, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करवाता है प्रॉपर पार्ट तक। इसका काम ना, थैलेमस का काम है सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करवाना। बॉडी से जब सिग्नल आएगा, बॉडी से जब सिग्नल आएगा ये इस थैलेमस के पास आएगा, फिर थैलेमस इसको प्रॉपर पार्ट तक पहुंचाएगा, सही है। तो प्रॉपर पार्ट तक सिग्नल ट्रांसमिशन करवाना इसका काम है। अब ये करता क्या है, जब राइट साइड ऑफ द बॉडी, आरबी मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी से जब सिग्नल आता है, उस सिग्नल को ये पहुंचा देता है लेफ्ट सेरिब्रम में। कहां पहुंचा देता है, लेफ्ट सेरिब्रम में। और लेफ्ट सेरिब्रम से जब सिग्नल नीचे की तरफ जाएगा तो उस सिग्नल को ये वापसी पहुंचाएगा राइट बॉडी में। कहां पहुंचाएगा, राइट बॉडी। मतलब ये जो लेफ्ट सेरिब्रम है, सेरिबुलर है ना, लेफ्ट सेरिब्रम है, ये हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ये हाथ से जो सिग्नल जाएगा, इस हाथ से सिग्नल यूं जाके इस पार्ट में जाएगा, थैलेमस के पास जाएगा, थैलेमस उसको लेफ्ट में पहुंचाएगा, यहाँ पर, सही है। यहाँ से अगर सिग्नल आता है, यहाँ सिग्नल यूं आएगा थैलेमस, थैलेमस उसको यहाँ पहुंचाएगा, उस तरफ नहीं पहुंचाएगा। फिर यहीं से सिग्नल यूं इधर जाएगा, मतलब इस साइड ऑफ द बॉडी को, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को ये राइट सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है, और ये जो राइट साइड ऑफ द बॉडी इसे लेफ्ट सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसी तरह लेफ्ट बॉडी से जब सिग्नल जाएगा तो लेफ्ट बॉडी के सिग्नल को ये ट्रांसमिट कर देता है टुवर्ड राइट सेरिब्रम। सिग्नल ट्रांसमिशन करना इसका काम है। जब इसके पास इंफॉर्मेशन आती है ना, ये उस इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी स्क्रीनिंग करता है, मतलब उसको रीड करता है प्रॉपर, थोड़ा सा रीडिंग करके इंफॉर्मेशन इसके बाद थोड़ी देर के लिए स्टे करती है। इसे हम ना रिले सेंटर भी कहते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, रिले सेंटर, सही है। ये नीचे वाले बॉडी को ऊपर वाले बॉडी से रिलेट करता है, सही है। इसे रिले सेंटर भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन भी यहाँ के तो कुछ देर के लिए स्टे करेगी, तो स्टे करने की वजह से, और इसका ये कनेक्शन कायम कर रहा है नीचे वाले मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन का फोर ब्रेन से, इसीलिए इसे रिले सेंटर कहते हैं। तो थैलेमस ये है। थैलेमस किसका पार्ट है, डायनसेफेलॉन का। इसके बाद क्या थे, 3 पार्ट थे। 3 पार्ट मिलके क्या कहलाते थे, लिम्बिक सिस्टम। क्या कहलाते थे, लिम्बिक सिस्टम, सही है। यहां लिख रहे हम लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के जो 3 कंपोनेंट थे वो थे 3, 4, 5। थर्ड पे क्या था, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस हैं। हाइपोथैलेमस क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन भी करवाता है ना, हाइपोथैलेमस केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी काम आता है। हाइपोथैलेमस जो है ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइपोथैलेमस ना हमारी बॉडी में जो लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेसेस, सही, लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस जैसे कि होमियोस्टेसिस,
हमारी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है इसे ये मेंटेन कर रहा है, सही है। क्योंकि इसी के पास, याद करो हमने पढ़ा था, रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? जो इसे बताते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, सही, जो इसे बताते हैं। तो होम्योस्टेसिस करवाना इसका काम है, सही। थर्मो रेगुलेशन, वही टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन करने की वजह से हाइपोथैलेमस को एक नाम दिया गया था, थर्मो रेगुलेशन करने की वजह से। थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, सही है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है होम्योस्टेसिस कराएगा, ये सही, हंगर को कंट्रोल करता है, भूख को, प्यास को, थर्स्ट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे कंट्रोल करेगा। इसके अलावा स्लीप अवेक साइकिल, इंसान कब उठेगा कब सोएगा, उसकी जो पूरी साइकिल है उसे भी यही मेंटेन करता है, स्लीप अवेक साइकिल, सही है। तो बहुत सारे साइकिल के इन सबको ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन है, ये सारे फंक्शन याद रखना। नंबर 3 पे लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट ये रहा। अच्छा, अभी इसके 2 कंपोनेंट हो रहे हैं, रुको लिखते हैं। अगर लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पूछते हैं तो लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस, इन तीनों के फंक्शन मिलाकर लिम्बिक सिस्टम के बनेंगे, सही है। तीनों के फंक्शन मिला के लिम्बिक सिस्टम के बन जाएंगे। ये वाला पार्ट लिख लिया, सेरिब्रम वाला पार्ट, सेरिब्रम वाला पार्ट पूरा, ये सारे वर्निक्स एरिया वगैरह, सही है, पक्का सबने। चलो ये मिटा रहा हूँ, ये क्या मिटाऊं, अच्छा। नेक्स्ट नंबर 3 के बाद नंबर 4 स्ट्रक्चर क्या था? 4 स्ट्रक्चर जो था वो था हाइपोथैलेमस के नीचे अमिगडाला। अमिगडाला का फंक्शन क्या है? हाँ, अमिगडाला क्या करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है? इमोशंस, सही, इमोशंस को कंट्रोल करना इसका काम है, सही है। जैसे कि एंगर, और क्या होता है, हैप्पी, सैड, और क्या होता है, एंगर का ऑपोजिट क्या होता है? हाँ, काम लिख लो। वैसे प्लेजर, सही है, खुश होना, प्लेजर, पेन, इन सारे इमोशंस को ना यही कंट्रोल करते हैं, सही है। इसके अलावा सेक्सुअल अराउजल, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने की चाहत को हम सेक्सुअल अराउजल कहते हैं। तो ये सारे जितने भी इमोशंस है ना, इन सारे इमोशंस को ये कंट्रोल करता है। अमिगडाला जो है ना, एक वो सुना है आप लोगों ने, आमंड्स जो होते हैं, आमंड्स को क्या बोलते हैं, बादाम जो होते हैं, सही है। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, सही है, ऐसे सुनते हैं ना आप लोग, नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो बादाम होते हैं उनसे अमिगडाला होता है स्ट्रॉन्ग, यानी अमिगडाला पर इम्पैक्ट पड़ता है। अमिगडाला की शेप भी ना आमंड शेप की होती है, सही। यहाँ पर ये तो इधर ये रहा ना, ये देखो आमंड शेप का, ये तो बल्कि नहीं, ये इधर है, आमंड शेप के कहाँ से ये, चलो, लेकिन होता है रियल में, सही। तो ये आमंड शेप का होता है, बादाम के शेप का होता है अमिगडाला, इस पर इम्पैक्ट पड़ता है ज्यादा बादाम खाने से, यानी इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके, बस दिमाग तेज नहीं होता। जितने भी खा लो बादाम, कोई फर्क नहीं पड़ा, इमोशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तुम लोग, रोते रहना थी। अच्छा, नंबर 5 है अमिगडाला के बाद हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का नाम हिप्पोकैम्पस क्यों रखा गया होगा? हिप्पोकैम्पस किसे कहते हैं? हिप्पोकैम्पस किसे कहते हैं? सी हॉर्स को, सी हॉर्स का साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस। सी हॉर्स क्या है? समंदर के पास पाया जाने वाला घोड़ा है। सी हॉर्स किसे कहते हैं? सी हॉर्स क्या है? समंदर के पास जो घोड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं सी हॉर्स। होते हैं ना घोड़े, वो जो 100 रुपए 200 रुपए लेता है, नहीं 3000 रुपए जो लेता है, 4000, पता नहीं क्या था वो, 2000 वाली वीडियो थी, जो बेचारे वो जो बाहर से आया था उसको बोला 2000 रुपए दो, 100 रुपए का चक्कर है, 2000 रुपए दो, तो वो उसे सी हॉर्स बोलते हैं। तो फिर उसे क्या बोलते हैं? उसे हॉर्स सी बोलते हैं,
हॉर्स बोलते हैं। तो सी हॉर्स किसे बोलते हैं? पानी में एक जानवर होता है, सारी जानवर हैं, फिश ही होती है, सही, फिश होती है, ये फिश है, पानी में पाए जाने वाली फिश है ये, सही है। तो फिश है, वो शेप उसकी इस तरह की हॉर्स शेप होती है, तो उसे सी हॉर्स कहते हैं। उसका नाम हिप्पोकैम्पस है। उसी की शेप का ये स्ट्रक्चर इन्हें नजर आया था। असल में देखोगे इतना शेप मिलती नहीं है, लेकिन उन्हें नजर आया कि बस ये उसकी तरह है, तो उसको नाम हिप्पोकैम्पस रख दो। हिप्पोकैम्पस के बारे में कोई खास बात बताओ, सी हॉर्स के बारे में। हाँ, लॉन्ग नहीं, इसकी नहीं है, असली वो हिप्पोकैम्पस की बताओ। सी हॉर्स के बारे में कोई खास बात बताओ। देखा ही नहीं। हाँ, नहीं, ज्यादा तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी करते हैं, लेकिन नहीं, रिप्रोड्यूस वाली है, लेकिन है इसी तरह, लेकिन रिप्रोड्यूस ज्यादा करने की नहीं है। मेल रिप्रोड्यूस करता है, मेल के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं, मेल प्रेग्नेंट होता है उनके अंदर, तो मेल के अंदर से बहुत सारे ओम वो रिलीज होते हैं, एग्स रिलीज होते हैं, जिससे फिर सी हॉर्स बनते हैं। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस का काम क्या है? हिप्पोकैम्पस जो है हमारे पास, ये मेंटेन करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, सही, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी अभी आगे पढ़ेंगे। जो हमारा सेरिब्रम है ना, वो सेरिबेलम, वो भी कंट्रोल करता है, वो भी पार्ट्स करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी को, सही, लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो ये जो हिप्पोकैम्पस है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। चीजें सीखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम चीजें सीख रहे होते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह याद करनी पड़ती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस याद करने के लिए ये, जिसका ये स्ट्रांग होगा, हिप्पोकैम्पस स्ट्रांग होगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी, सही, शार्प मेमोरी होगी, मतलब उसे चीजें ज्यादा वक्त तक याद रहेंगी। जिसका सेरिब्रम स्ट्रांग होगा, वो इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट और मेमोरी ज्यादा होने में फर्क होता है, सही, इंटेलिजेंट और मेमोरी ज्यादा होने में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? इंटेलिजेंट किसे कहते हैं? बल्कि मेमोरी ज्यादा वाले को तो उसे कहते हैं जिसे जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। उसे एक पेज दो, बोलो 5 मिनट याद करो, वो 5 मिनट याद भी करेगा और भूलेगा भी नहीं पूरी जिंदगी, ऐसी उसकी मेमोरी है तेज है। और इंटेलिजेंट किसे कहते हैं? जल्दी कैच कर ले, और नहीं, ये तो वही है, तकरीबन याद कर ले, हाँ, जो पता है क्या, जिसके पास बेशक कम इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को उसे यूटिलाइज करना आता हो, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास ज्यादा, वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर ले जल्दी, सही। उसने बेशक बुक का आधा चैप्टर पढ़ा था, लेकिन आधे चैप्टर में से टीचर ने जो घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन दिया, रीजनिंग वाले क्वेश्चन दिए, उसने वो सॉल्व कर लिए, वो है इंटेलिजेंट। मेमोरी वाला वो है, उसने सारा रट तो रखा है पूरा, लेकिन वो इस तरह के रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि ब्रेन की उसकी जो इंटीग्रेशन पावर है ना, वो स्लो है। तो इसलिए इंटेलिजेंट, और ये वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद भी करनी पड़ती है। ये सारा मुझे याद है, इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ, तो ये याद है, और फिर इनके पीछे इंटीग्रेशन भी, यानी दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इंसान की। 5, सही, 5th पार्ट तक हो गया। ये हमारा 4 ब्रेन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। 4 ब्रेन, सही, 4 ब्रेन के 1 2 3 4 5 कंपोनेंट थे ना, सही। सेरिब्रम, फिर इसके बाद सेरिब्रम जो टीलेंसेफेलॉन में था, फिर डायंसेफेलॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये 5 यहाँ पर फंक्शन कंप्लीट है हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस के बाद क्या है, सही, ये हमारा 4 ब्रेन हो गया। एंड ये लिख लिया ना डायंसेफेलॉन का, थैलेमस लिख लिया। इसके बाद है हमारा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद है मिड हाइंड ब्रेन, सही। 4 ब्रेन के बाद क्या है? मिड ब्रेन, सही, नंबर 2। 1 4 ब्रेन था, 2 मिड ब्रेन। अगर लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन पूछे जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होंगे? होम्योस्टेसिस, सही, मेन यानी होम्योस्टेसिस है ना यहाँ पर, होम्योस्टेसिस, क्या कहते हैं, इमोशंस एंड मेमोरी, सही है। इन तीनों को मिला के ये सारे लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन है, सही है। तो लिम्बिक सिस्टम के ये तीनों फंक्शन मिला के, क्योंकि तीनों पार्ट मिलके लिम्बिक सिस्टम कहलाते हैं। अच्छा, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन के अंदर, मतलब मिड ब्रेन के अंदर खुद ही वो फंक्शनल कंपोनेंट था नंबर 6 पे, जिसे हमने मिड ब्रेन ही कहा होगा। मिड ब्रेन जो है ना, हमारे अंदर बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, मतलब इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं है। रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस में बहुत ज्यादा ये रिड्यूस होता है, सही है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत फंक्शन है,
मिड ब्रेन का जो फंक्शन है ना वो हमारे पास एक तो थोड़ा बहुत स्मेल स्टिमुलस को कंट्रोल करना है, स्मेल का जो स्टिमुलस आता है, और इसके साथ साथ सही है स्मेल स्टिमुलस एंड यानी ऑल्फैक्शन को, ऑल्फैक्टिव स्टिमुलस को कंट्रोल करना, और विजन को भी कंट्रोल करना, लेकिन विजन का नहीं है बस बुक में जिक्र, स्मेल स्टिमुलस को यानी ऑल्फैक्शन, स्मेल स्टिमुलस को ऑल्फैक्शन कहते हैं, ऑल्फैक्शन को कंट्रोल करना है। अब हमारे अंदर सूंघने की सलाहियत ज्यादा नहीं है, सही है, बाकी एनिमल्स में होती है। कैट दूर से सूंघ लेती है, कहीं पर कोई कहीं भी दूर कहीं गोश्त वगैरह मिल रहा उसे तो भाग के चली जाती है, हमें नहीं आती तो क्योंकि हमारा मिड ब्रेन इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं है, सही, इतने ज्यादा हमारे अंदर और वो भी नहीं है, रिसेप्टर्स भी नहीं है, तो इसलिए मिड ब्रेन इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता। मिड ब्रेन के बाद है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट लास्ट जो कहलाता है हाइंड ब्रेन। सर रेटिकुलर फॉर्मेशन, हाँ इसके बाद लिखेंगे, तीनों का मिल के फिर लिखेंगे। सर वो मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन का ही है लेकिन तीनों मिला के लिखेंगे ना, ये भी दोनों भी तो है, ये दोनों, ये तीनों मिला के लिखेंगे हाइंड ब्रेन। तो इसके बाद है हाइंड ब्रेन। क्या है? हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है हमारा, हाइंड ब्रेन का कंपोनेंट है 7 से स्टार्ट होंगे। सातों जो कंपोनेंट है वो क्या था? पॉन्स, क्या कहते हैं उसे? पॉन्स। ये लिख लिया लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट वाला। इसके बाद है पॉन्स। जो पॉन्स है हमारे पास, ये कंट्रोल करता है हमारे फेशियल मसल्स को। फेशियल मसल्स जो फेस पे मसल्स है ना, सही, फेशियल मसल्स, इन्हें कंट्रोल करता है, फेशियल मसल्स को कंट्रोल करना। तो इसी की वजह से, क्योंकि फेस की मसल्स को कंट्रोल करता है, तो इसकी वजह से एक्सप्रेशंस आते हैं, जो इंसान के एक्सप्रेशंस है डिफरेंट तरह के, सही, जो फेस से रीड हो जाते हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस इस पॉन्स की वजह से आते हैं। फिर इसके अलावा ये हेल्प करता है, हेल्प इन स्लीपिंग, एक स्लीपिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जब तक फेस के मसल रिलैक्स नहीं होंगे ना, इंसान को नींद नहीं आती, तो फेस के मसल रिलैक्स करवाएगा ये, जिससे हमें नींद आ जाएगी। सही, ओवरऑल स्लीप अब एक साइकिल को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये स्लीपिंग में हेल्प करता है। इसके बाद 8th है जो कहलाता है मेड्यूला। मेडुला ऑब्लंगेटा या मेडुला खाली लिख सकते हो। जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये हमारी ना ऑटोमेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक यानी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को, जिनके बारे में हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कौन कौन सी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है हमारी बॉडी में? ब्रीथिंग, सही, ब्रीथिंग का जो पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है ना, वो यहाँ होता है, मेडुला में होता है। तो ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, इसके अलावा हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। फिर फूड की डाइजेशन, सही, फूड की डाइजेशन इसकी वजह से हो रही है, करवा रहा है। और क्या क्या करवा रहा है ये डाइजेशन के अलावा? ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, डाइजेशन को, हिकअप्स, जो हिचकियां आती हैं, हिकअप्स इसकी वजह से आती हैं, कफिंग इसकी वजह से होती है, स्नीजिंग इसकी वजह से होती है। तो ये सारे ना इनवॉलेंट्री एक्शंस है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है मेडुला। और लास्ट है हमारे पास 9, जिसका नाम है सेरिबेलम। अच्छा, सेरिबेलम से पहले ये जो 3 कंपोनेंट हैं 7, 8 और 9, और 6, 7, 8, 6, 7 और 8, सही है, यहाँ लिख लो 6, 7 एंड 8। ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? ये तीनों के अंदर एक जाल होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? सही, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो इन तीनों के फंक्शन जो मिला के फंक्शन बनेंगे वो रेटिकुलर फॉर्मेशन के होंगे। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन के फंक्शन हो या फिर ब्रेन स्टेम के, किसी हो ब्रेन स्टेम, इन तीनों के फंक्शन, इन तीनों को मिला के इनके फंक्शन बनेंगे। यानी रेटिकुलर फॉर्मेशन जाल होता है, रेटिकुलम बोलते हैं उसको, नेटवर्क को। तो अंदर की तरफ एक नेटवर्क बना होता है, ये नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यूं नीचे तक जा रहा है। इसको मतलब यहाँ से मिड ब्रेन से शुरू हो रहा है, मिड ब्रेन से शुरू होते होते कहाँ आ रहा है? इसमें,
हाइंड ब्रेन के पहले वाले पार्ट में, पोन्स में, फिर मेड्यूला तक जा रहा है। बस इतने में से अंदर की तरफ एक जाल पुनः फैला हुआ है, तो ये जाल भी फंक्शन कर रहा है क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, इन सारे पार्ट्स में ना इंटर न्यूरॉन्स हैं, ये सारे इंटर न्यूरॉन काम कर रहे हैं जो अंदर मौजूद है। तो ये जो अंदर की तरफ जाल बना हुआ है ये इंटर न्यूरॉन से बना है और इसके काम ये है, मतलब इन तीनों के मिला के। जो ऊपर वाला रेटिकुलम है वो क्योंकि इसमें है तो उसका काम ये है, फिर जो इसमें जो रेटिकुलम है उसके काम ये है, और नीचे वाले में से जो है उसके काम हाँ, उसके फंक्शन भी यही है। मतलब ये सारे मिल के ओवरऑल ये भी और ये भी मिला के टोटल यही फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब रेटिकुलम भी और ये मिला के पूरा ओवरऑल फंक्शन, इनके फंक्शन यही है। अच्छा, रेटिकुलर फॉर्मेशन ब्रेन स्टेम के फंक्शन में यही तीन को मिला के लिखोगे, सही है। फिर सेरिबेलम है, सेरिबेलम कहाँ मौजूद है? इसके नीचे, ऑक्सीपिटल लोब के नीचे, यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब है, सही है। यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पर इस तरह लोब अगर देखोगे ना ब्रेन में इस तरह है, ये यहाँ पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब है, सही है। ये ऊपर की तरफ पैराइटल लोब है, ऊपर के पैराइटल लोब है। ये साइड पे जो लोब कान वाले लोब्स हैं वो टेम्पोरल, और फ्रंट साइड पे यहाँ पर फ्रंटल लोब होगा, सही। इस तरह करके चार लोब। तो ये ऑक्सीपिटल लोब के बिल्कुल नीचे यहाँ पर है, इसीलिए ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या था? ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम था बताओ? ऑक्सीपिटल लोब का काम अभी तो पढ़ा था, विजन को कंट्रोल करना, सही है। विजन को कंट्रोल करना। तो विजन का जब भी सिग्नल आएगा, हम चलते हुए हमें सीढ़ियां नजर आती हैं तो इसके बाद सिग्नल आता है, सही है। फिर हमें सीढ़ियों को देखकर क्या करना होता है? हमें चलना होता है, तो इसे सिग्नल मिलता है कि अब आगे मूवमेंट किस तरह से करवानी है, तो ये मूवमेंट करवाता है। तो सेरिबेलम का काम है वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री, जो हम जानबूझ के चलते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट जितनी भी है वो सारी सेरिबेलम से कंट्रोल होती है। अच्छा, वॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल होती है जैसे कि सही वॉकिंग, रनिंग, इसके अलावा ड्राइंग, हम जो ड्रॉ करते हैं ये हमारे मसल्स की कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहा है। लिख पा रहे हैं हम लोग प्रॉपर क्योंकि हमारे मसल्स यहाँ पर प्रॉपरली मूव कर रहे हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, इसके अलावा राइडिंग, बाइक राइडिंग, बाइसाइक्लिंग, सही, ड्राइविंग, ये सारे जो हैं हमारे पास फंक्शन हैं इसके सेरिबेलम के। इसके अलावा ना, क्योंकि ये इस तरह के काम करवा रहा है जिनमें ना थोड़ी सी मेमोरी चाहिए होती है, मतलब हमें सामने देखते हुए मुझे 10 सीढ़ियां नजर आ गई तो ब्रेन में कुछ वक्त के लिए मुझे 10 सीढ़ियां याद करनी है ताकि मैं 10 कदम ऊपर रखूं, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी किसका फंक्शन है? सेरिबेलम का। और पिछले साल क्वेश्चन आया है कि सेरिबेलम और हिप्पोकैम्पस दोनों में कॉमन फंक्शन क्या है? तो कॉमन फंक्शन है मेमोरी, दोनों की मेमोरी को कंट्रोल। बेशक ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को कर रहा है, लेकिन कर रहे दोनों मेमोरी को कंट्रोल है। तो ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, ये भी याद रखना। तो ये पूरा हमारा ब्रेन, ये लास्ट इसके फंक्शन है, सही। ये फंक्शन इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। और फिर सही है, और इन फंक्शन से पता चलेगा कि किस जगह पे एबनॉर्मलिटी है। अगर किसी की आंखें बिल्कुल ठीक हैं, सही, एक्सीडेंट हुआ उसका, पीछे से यहां से डैमेज हो गया, पीछे डैमेज हो गया, अब आंखें बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स ने चेक की भाई आंखों की फिजियोलॉजी बिल्कुल सही, आंखें तो बिल्कुल सही काम कर रही है, उसे नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो गया। आंखें जो है वो तो सिर्फ वो है, रिसेप्टर है, सिग्नल रिसीव करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से जाता है, यहां सुनो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइड से जा रहा है और पीछे इसके बाद आता है। जब इसके बाद जाता है ये रीड करता है ना, फिर इसे पता चलता है कि क्या चीजें नजर आएंगी। मतलब कैमरा जो है, कैमरा खुद तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखा, कैमरे से एक तार निकल रही है जो जाके स्क्रीन में लग रही है, वो स्क्रीन हमें दिखा रही है। तो अगर ये कैमरे की, या अगर ये स्क्रीन टूट जाए, ऑक्सीपिटल लोब टूट जाए, तो कैमरा काम का ही नहीं है, मतलब नजर नहीं आएगा। या फिर बीच का कनेक्शन भी टूट जाए तब भी नहीं होगा। तो यहां से जो नर्व्स आ रही है, अगर ये नर्व डैमेज हो जाती है, कुछ लोगों की ना ऑप्टिक नर्व ये डैमेज हो जाती है, तो ये जो सिग्नल लेके जा रही है तो फिर उन्हें नजर आना बंद हो जाता है। आंखें ठीक है लेकिन ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज, तो उसे नजर नहीं आएगा। तो इस तरह ना डैमेज होता है। और कुछ जो वो होती है ड्रग्स वगैरह ली जाती हैं, उनकी वजह से भी ना बहुत सारी ब्रेन के पार्ट्स पर इंपैक्ट पड़ता है। यानी जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग, जो बाहर से ना, जो क्या कहते हैं, चरस वगैरह और इस तरह की चीजें पीते हैं ना, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ज्यादा, तो उनके ब्रेन के पार्ट्स पर इंपैक्ट पड़ता है अल्कोहल का और ड्रग्स वगैरह का ना इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले इस पे, ये जो ऊपर है एमिगडाला,
सही इमोशंस उसके अपने कंट्रोल में नहीं होते उसे, यानी ये बाहर जो देखोगे ना चर्ची वगैरह, कभी जाके उसको मुक्का मारना, वो आगे से हंसने लग जाएगा, सही, वो रोएगा नहीं, उसे दर्द नहीं होगा, उसे खुशी हो रही होगी और ज्यादा, और उसे मजा आ रहा होगा। और बैठे बैठे रोने लग जाते हैं, बैठे बैठे खुश भी होने लग जाएंगे, खुद ही हंसने लग जाएंगे, खुद ही रोते रहेंगे। तो ये उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, मतलब अमिगडाला डैमेज हुआ है। दूसरा, उसी टाइम पर उनका सेरिबेलम भी डैमेज हुआ पड़ा है, वो स्ट्रेट लाइन पे चल भी नहीं सकते। तो बाहर कंट्री में जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करके आता है ना, तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो लाइन ड्रॉ करके देते हैं कि इस लाइन पे सीधा चल के दिखाओ, वो सीधा चल ही नहीं पाता।